कहानी की शुरुआत होती है और हम सूमे को देखते हैं जो कि सोने का नाटक कर रही होती है। सूमे का हस्बैंड सोचता है कि सूमे तो सो रही है और वो उसी के बेड पर किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। बेचारी सूमे अंदर ही अंदर रोई जा रही होती है ये सोचकर कि उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। सूमे का हस्बैंड और इस घर की मेड सूमे से इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि ये लोग उसे पॉइजन देकर उसकी जान लेने की प्लानिंग करते हैं। चुयान कहती है घबराओ मत, मेरी बात मानो, ये पॉइजन देने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर इसकी ऑर्गन्स फेल होने लग जाएंगे और इसकी जान चली जाएगी और लोगों को ये नेचुरल लगेगा। सो में यहाँ सोई पड़ी हुई होती है और ये दोनों लोग मिलकर उसे फैट पिग जैसी गालियां दे रहे होते हैं। इन दोनों के जाने के बाद बेचारी सुमे मुंह दबाकर बहुत रोती है और फिर वो अपनी सास के पास आती है रोते हुए, अपने सास से भीख मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करिए। आपका बेटा और चुबियान दोनों लोगों का चक्कर चल रहा है और वो दोनों लोग मिलकर मेरी जान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। सास उस बच्चे की कोई मदद नहीं करती और कहती है कि मेरा बेटा जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सुमे कहती है मैंने 5 साल तक इस फैमिली का पूरा ख्याल रखा, आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन सास कहती है कि एक बार अपने आप को देखो कि तुम कितनी मोटी हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश रह सकता है। वेल तभी यहाँ सुमे की ग्रैंडमा आती हैं जो कि कहती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल भी अगली नहीं है। ऐसा कहकर वो इसका अजीब सा मेकअप करने लगती हैं। दरअसल ग्रैंडमा को मेंटली प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी वो सुमे से बहुत प्यार करती हैं। वेल तभी चुएन आ जाती है यहाँ सूप लेकर जिसमें पॉइजन मिला हुआ होता है, लेकिन सुमे ये सूप गिरा देती है और कहती है कि इसमें पॉइजन मिलाया गया है। ये सुनते ही चुवैन कहती है इसका मतलब तुम्हें हमारी प्लानिंग्स के बारे में सब पता चल गया है। सुमे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चुवैन आकर सुमे से रहम की भीख मांग रही होती है कि मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है, प्लीज आप मेरी मदद करिए, एक एक खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद सुमे ने दया दिखाते हुए इसे मेड के तौर पर हायर कर लिया। यहाँ सुमे प्रेग्नेंट होती है लेकिन चुवैन थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाती और उसके पेट पर लात तक मारती है और कहती है कि आज के बाद इस घर की मालकिन सुमे नहीं बल्कि चुवैन है। सुमे कहती है घबराओ नहीं, भगवान तुम्हें तुम्हारा कर्मा जरूर देगा। लेकिन चुवैन चाबी लेकर इस घर की यहाँ से चली जाती है। वेल मैगजीन में हम देखते हैं कि चुवैन और सुमे का हस्बैंड मिलकर कब्र की खुदाई करते हैं। चुवैन कहती है कि मैं तो गड्ढा खान खान कर थक गई, ये औरत इतनी ज्यादा मोटी है कि मुझे बहुत बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। इनकी बातों से ये पता चलता है कि इन लोगों ने ये प्लानिंग 3 साल से करके रखी हुई थी ताकि ये लोग सुमे की प्रॉपर्टी हथिया सके और उसको रास्ते से हटा सके। कब्र में डालने की जगह ये लोग उसे बोरी में भर के पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद तो कोई भी नहीं बच सकता। तो ये मोटी तो कब कब चल चुकी होगी। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अपनी हैप्पी न्यू लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि सुमे तो जिंदा बच चुकी है, लेकिन दुनिया की नजर में वो भगवान के पास जा चुकी होती है और यहाँ सभी लोग उसका ब्यूरियल मना रहे होते हैं। लेकिन तभी इस ब्यूरियल में आती है चुएन और सुमे का हस्बैंड। सुमे की माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटी को अभी तक दफनाया तक नहीं और तुम यहाँ अपनी दूसरी मिस्ट्रेस के साथ रेड ड्रेस में आ चुके हो। सुमे का हस्बैंड कहता है कि मैं ये सिर्फ ड्रामा पर बिलीव नहीं करता, सीधा बात मुद्दे की करते हैं। और यहाँ एक आदमी खड़ा होकर ये अनाउंस करता है कि सुमे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बिलव्ड हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनते ही माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। माँ कहती है तुम दोनों ने टीम अप करके जरूर मेरी बेटी की जान ली है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वो लोग इसकी माँ को ही टॉर्मेंट करते हैं और ऐसा देखकर सुमे साइड में रो रही होती है और सोचती है कि मेरा तक तो ठीक था लेकिन मेरी मॉम ये सब डिजर्व नहीं करती। वेल तभी चुएन एक छोटे से बच्चे का कपड़ा निकाल कर कहती है कि सुमे तो भगवान के पास गई तो गई लेकिन वो अपने बच्चे को साथ लेकर गई। ये सुनते ही मॉम का दिल टूट जाता है कि उनकी बेटी के पेट में बच्चा था जो कि शायद अब उसके साथ भगवान के पास चला गया है। सुमे की मॉम बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाती है, वो गॉड को कोसने लग जाती है कि आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया तो मैं पृथ्वी पर क्या कर रही हूँ, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखकर सुमे अपने आप से वादा करती है कि चुवैन और जैम खाओ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी एक सर्जन के पास आती है और यहाँ आकर उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दे, लेकिन डॉक्टर का कहना होता है कि इस स्टेज में तुम्हारी सर्जरी करना लाइफ थ्रेटिंग हो सकता है, इसीलिए सर्जरी से पहले तुम्हें बहुत ही वेट लूज करना होगा, अदरवाइज ये सर्जरी कभी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमी दिन रात मेहनत करती है, खाना खाना छोड़ देती है और सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान देती है। सुमी का दिल तो बिल्कुल भी नहीं है जिंदा रहने का, लेकिन वो जिंदा रहना चाहती है ताकि वो उन दरिंदों से बदला ले सके। काफी मेहनत के बाद सुमी फाइनली प्लास्टिक सर्जरी के लिए आती है। सर्जरी के बाद सुमी एकदम नई और खूबसूरत औरत बन जाती है, उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। और अब सुमी मनी मन में कहती है कि तैयार हो जाओ मेरे दुश्मनों, बहुत सालों तक तुम लोगों ने मजे मस्ती कर लिया, अब मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने। सुमी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी खूबसूरती की वजह से शहर में चार चांद लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी वो जाती है हर किसी को अपना दीवाना ही बना देती है। एक आदमी की गाड़ी तक ठुक जाती है। सुमी जब उसे सॉरी बोलती है तो वो बंदा कहता है कि मैडम आप सॉरी बोलने के लिए नहीं बने, सच बताऊं तो मैंने आप जितनी खूबसूरत औरत पूरे शहर में कहीं नहीं देखा। सुमी कहती है मेरी वजह से आपको चोट लग गई, बताइए मैं कितने पैसे दूं, लेकिन ये बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैंने आपको देख लिया और मेरा दिन काफी अच्छा जाएगा। सुमी सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि अपना नाम और पहचान तक बदलती है। वो अपना नाम बदलकर चोंग शांग रखती है और तो और एक फेमस पेंटर बन जाती है। इसकी पेंटिंग का आज एक बहुत ही बड़ा आर्ट एग्जीबिशन होता है जहां सुमी के दुश्मन आने वाले हैं और ये तैयार है अपने दुश्मनों से मिलने के लिए। पार्टी में हम देखते हैं कि चुआन और जियांग हाओ आ चुके होते हैं और यहाँ मिसेस चोंग को ढूंढ रहे होते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी पेंटर है और उनसे मिलना काफी नसीब वाली बात है। तभी यहाँ मिसेस चोंग की पेंटिंग ऑक्शन में रिवील की जाती है। यहाँ जो बंदा होता है वो कहता है, मिसेस चोंग का कहना है कि इसमें जो रेड कलर है अगर किसी ने सही गेस किया तो उसे मैडम के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। चुआन मौका मांगती है और कहती है कि मैं बता सकती हूँ, और वो स्टेज पर आके कहती है कि ये ड्रैगन फ्रूट रोज कलर है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं कि क्या मैडम ने सही गैस किया है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ से आवाज आता है कि तुमने जो कलर गैस किया है वो बिल्कुल गलत है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और सवाल कहते हैं कि वो लड़की कौन है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। नीचे आकर चोंग उन सबको अपनी पेंटिंग के बारे में बताती है। वो बताती है कि इस पेंटिंग का नाम है शर्लिन हेल, यानी कि जीवन का नरक। और वो बताती है कि पेंटिंग में जो रेड कलर है वो कुछ और नहीं बल्कि मेरा ब्लड है। ये सुनकर चुआन की तो हालत खराब हो जाती है। चुआन को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ जियांग हाओ तो मिसेस चोंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और मिसेस चोंग भी चुआन के सामने ही जियांग हाओ के साथ फ्लर्ट करती हैं। ये सब देखकर चुआन को काफी जेलसी फील होती है। बात करते करते मिसेस चोंग जियांग हाओ के बाहों में गिर जाती हैं और ये देखकर तो चुआन जलकर राख हो जाती है। मिसेस चोंग का फर्स्ट प्लान होता है जियांग हाओ को अपने जाल में फंसाने के लिए, और वैसे भी जियांग हाओ उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका होता है। तभी एक पार्टी होती है जिसमें मिसेस चोंग सेम टू सेम चुआन की तरह कपड़े पहनकर आ जाती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चुआन भी यही किया करती थी, चोंग की तरह सेम कपड़े पहनकर खूबसूरत दिखा करती थी। और तो और बेचारी चोंग को काफी ह्यूमिलिएट किया करती थी कि तुम्हारी जैसी मोटी पर ये सब कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। चुआन सेम ड्रेस में देखकर काफी जेलसी होती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो, ये लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 2 पीस ही है, तो फिर तुम्हारे पास कैसे आए। तभी यहाँ जियांग हाओ आ जाता है और कहता है कि क्या बातचीत हो रही है। जियांग हाओ को देखते ही मिसेस चोंग काफी मासूम बनने की नाटक करती हैं और कहती हैं कि गलती से मैंने चुआन की तरह सेम ड्रेस पहन कर आ चुकी हूँ, मुझे ये ड्रेस चेंज करना चाहिए। लेकिन चुआन मना करती है और कान में कहती है कि मैं तुम्हारी साजिशें अच्छे से समझ पा रही हूँ, तुम मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो और बेहतर होगा कि किसी आदमी के सामने तुम अपने कपड़े ना ही उतारो। चुआन यहाँ काफी स्मार्ट बनने की एक्टिंग करती है और वो अपने कपड़े को काट देती है और कहती है कि अब ये कपड़े सेम टू सेम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस चोंग पेंटिंग कर रही होती हैं। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि आज रात मौसम काफी खराब होने वाला है और काफी तेज बारिश आंधी तूफान आने वाली है। ये देखते ही मिसेस चोंग जियांग हाओ से कहती है, क्या आज रात में आप यहाँ रुक सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही बुरा मौसम है और ऐसे मौसम में ड्राइव करना बिल्कुल ही सेफ नहीं है। चुआन मना करने वाली होती है लेकिन जियांग हाओ कहता है कि हाँ हम बिल्कुल रुक सकते हो।
जुआन कहती है नहीं नहीं काफी रात हो चुका है, हमें उन्हें जाने देना चाहिए, नहीं तो उनकी फैमिली काफी परेशान होगी। लेकिन जियांग हाओ कहता है कि हमने उन्हें बुलाया था ताकि वो यहाँ पेंटिंग कर सके, और अगर अब हम उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे और उन्हें कुछ हो जाएगा तो सारा ब्लेम हम पर आएगा। जुआन आती है मिसेस चोंग को और धीरे से धमकाती है कि बेटर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो और मेरे हस्बैंड से दूरी बना कर रहना। रात होते ही मौका ढूंढकर जियांग हाओ आ जाता है मिसेस चोंग के पास और यहाँ आकर उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मिसेस चोंग मनी मन में कहती हैं कि सबसे आसान है तुम्हें मेरे जाल में फंसाना, कहीं भी खूबसूरत लड़की देखकर तुम मुंह मारने के लिए आ जाते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन को काफी ज्यादा शक होने लग जाता है और उसे समझ आने लग जाता है कि ये मिसेस चोंग कुछ गड़बड़ करना चाहती है। मिसेस चोंग जुआन के मुंह पे कहती हैं कि मुझे सुनने में आया था कि बहुत पहले तुम नौकरानी थी और नौकरानी से मिस्ट्रेस बनी और मिस्ट्रेस से वाइफ बनी, तो क्या ये कहानी सच है? ऐसा सुनते ही जुआन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कुछ गुंडों को हायर करती है ताकि वो मिसेस चोंग का हाथ उड़वा सके। जिसके बाद हम देखते हैं मिसेस चोंग जा रही होती हैं और उनकी मुलाकात गुंडों से होती है। ये गुंडे मिसेस चोंग से कहते हैं कि पेंटिंग तो अच्छी कर लेती हो लेकिन किसी को सिड्यूस करना अच्छी बात नहीं है, और ऐसा कहकर ये लोग इसके हाथ पर पत्थर से मारते हैं। मिसेस चोंग हर एक मौके का अच्छा फायदा उठाती हैं और कॉल करती हैं जियांग हा को, कहती है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या मुझसे मिलने आ सकते हो? जियांग हा जब हॉस्पिटल में आता है तो मिसेस चोंग को ऐसी कंडीशन में देखकर काफी अजीब नाटक करता है कि तुम्हें हर्ट किसने करा। और तो और मिसेस चोंग से बात करके उसे समझ में आ जाता है कि ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि जुआन है। कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि जुआन इतना नीचे गिर सकती है। मिसेस चोंग नाटक करती हैं और कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ हो तो मैं खुश हूँ। यहाँ पर जियांग हो सवाल करता है कि तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स तुम्हें देखने के लिए क्यों नहीं आए, तो ये कहती है कि मेरे कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, मेरी सिर्फ एक माँ है और वो भी मेंटली इल है। और तो और मिसेस चोंग कहती हैं कि अगर आप चाहो तो आप मेरी फैमिली बन सकते हो। मिस्टर हैरान होते हैं और सवाल करते हैं क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ जुआन अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाती है। जुआन और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती है। मिस्टर जियांग हाओ का कहना होता है कि तुम्हारी ही वजह से मिसेस चोंग आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जुआन कहती है कि अब मेरी क्या गलती है, उसने ही पहले तुम पर नजर डाली इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मिस्टर जियांग उसे डांटते हैं कि देखो अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जुआन कहती है अच्छा तो अब तुम उसकी जाल में फंस चुके हो और यहाँ तुम उसके लिए चिकन सूप भी लेकर आए हो। अब जुआन अंदर आती है मिसेस चोंग से मिलने के लिए और कहती है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई, अब तो तुम पेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और गिफ्ट में वो पेंटिंग पैलेट और कुछ ब्रश लेकर आई हुई होती है ताकि वो उसे टीज कर सके। मिसेस चोंग कहती हैं वेल कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं पेंटिंग कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मुझे चिकन सूप पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी पिला दिया है। ऐसा सुनते ही जुआन को गुस्सा आता है और वो सवाल करती है कि तुम आखिर मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो। मिसेस चोंग कहती है वो इसलिए क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। और तो और मिसेस चोंग खुल्लम खुल्ला चैलेंज देती हैं कि कुछ ही हफ्तों में मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा दूंगी और जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जुआन ऐसी धमकी देती हुए जाती है कि तुम अभी मेरे पास्ट के बारे में जानते नहीं कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूरी बना कर रखो। जिसके बाद मिसेस चोंग जियांग हाओ को कॉल करके रूम नंबर 419 में बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारे बाहों में सोना है और मुझे तुमसे अपने सारा दर्द दुख शेयर करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग हाओ रात के वक्त मिसेस चोंग के पास आ जाता है और आते ही मिसेस चोंग को किस करता है। जियांग हाओ इसके साथ रोमांस करने ही वाला होता है तभी मिसेस चोंग कहती हैं कि जाओ शावर लेकर आओ। जैसे ही ये शावर लेने के लिए जाता है मिसेस चोंग किसी लड़की को मैसेज करती हैं और उसे यहाँ आने के लिए कहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग हाओ शावर लेकर जब आता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मिसेस चोंग कहाँ चली गई। लेकिन खैर जो भी लड़की होती है उसी लड़की के साथ जियांग हाओ रोमांस करता है क्योंकि मूड तो बन ही गया होता है। अगले दिन हम एक पार्टी देखते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग का जो बिजनेस पार्टनर है वो उसी की वाइफ के साथ कल रात इंटीमेट हुए हैं, यानी कि आज रात की पार्टी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। मिस्टर जोंग स्टेज पर चढ़ते हैं स्पीच देने के लिए, तभी दूसरी तरफ से मिसेस चोंग जो कि बटन दबाती हैं और सारी चीजें रिवील हो जाती हैं। पता चलता है कि कल रात को मिस्टर जियांग तो अपने बिजनेस पार्टनर की वाइफ के साथ रोमांस कर रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेस पार्टनर के साथ ही लड़ाई हो जाती है।
चूमैन कहती है कि तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये सब कौन कर सकता है। सभी औरतें यहाँ पर जियांग हाओ के बारे में घटिया बातें करने लग जाते हैं कि ये चूमैन तो सभी के सामने प्रिटेंड करती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ ऑब्सेस्ड है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये देखो यहाँ तो वो कहीं और मुंह मारता है। यहाँ जो सभी आदमी होते हैं सभी लोग मजे लेते हैं कि जियांग हाओ के पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, न जाने वो कितनी गर्लफ्रेंड्स बना कर रखा हुआ है। इन लोगों की हालत खराब हो जाती है, तभी स्टेज पर एक वीडियो चलता है जिसमें सुमे होती है और वो अपने हस्बैंड से पूछ रही होती है कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं। ये वीडियो देखकर जियांग हाओ और चुमैन की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। कार में बैठकर चुवैन अपने हस्बैंड जियांग को समझाती है कि देखो मिसेस चांग कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो हम दोनों के बीच में आग लगाना चाहती है और साथ ही साथ कंपनी के शेयर्स को भी बर्बाद करना चाहती है। लेकिन यहाँ जियांग मिसेस चांग के खूबसूरती में इतना ज्यादा पागल हो चुका होता है कि उसे किसी के भी सजेशन समझ में नहीं आते और वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे बातों पर बिलीव नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर चुवैन इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और तुम मेरे बर्थडे पर भी ऐसा कर रहे हो। तो फिर ये अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। रात के वक्त हम देखते हैं कि जियांग हाओ आ जाता है मिसेस चोंग के घर एक डिलीवरी बॉय बनकर और यहाँ आकर वो माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी वाइफ के सामने मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन मिसेस चोंग कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ है, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे इम्पोर्टेंट मानते हो तो कल तुम्हारी बीवी का जन्मदिन है और तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगे और ये लास्ट चांस है, अगर तुमने ये गवाया तो फिर मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। ये कहकर उसे यहाँ से भगा देती है। अपने ऑफिस में बैठे बैठे यही सब सोच रहा होता है कि तभी चुवैन का कॉल आता है और वो कहती है कि रिपोर्टर्स यहाँ इंतजार कर रहे हैं, घर जल्दी आना, आज मेरा जन्मदिन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुवैन अपने दोस्तों के साथ अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है और सभी लोग उसे ढेर सारे विशेस दे रहे होते हैं। लेकिन तभी एक असिस्टेंट आती है और कहती है कि आज मिस्टर जियांग हाओ नहीं आ पाएंगे क्योंकि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन दूसरी तरफ वो मिसेस चोंग के साथ होते हैं। मन ही मन में मिसेस चोंग कह रही होती है कि धीरे करके मैं तुम दोनों के बीच में बहुत ही दूरियां ला दूंगी, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे बाहों में है। मिसेस चोंग जियांग हाओ को शॉपिंग मॉल लेकर आती हैं और यहाँ वो उसे वेट करने के लिए कहती हैं। ड्रेसिंग रूम में जाकर मिसेस चोंग तैयार होते हुए एक मैसेज भेजती हैं जियांग हाओ को। ये मैसेज देखकर जियांग हाओ डर जाता है क्योंकि मैसेज में कोई और नहीं बल्कि सुमे होती है और वो कह रही होती है कि हस्बैंड तुम आखिर कितनी बार कितनी लड़कियों को चीट करोगे। तभी आती है मिसेस चोंग बाहर रेड कलर की ड्रेस पहनकर। वो देखती है कि जियांग हाओ काफी ज्यादा परेशान है, वो बेचारा सोच रहा होता है कि सुमे तो मर चुकी है तो फिर आखिर ये सब मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है। तभी कार में मिसेस चोंग को एक तस्वीर मिलती है और वो सवाल करती है कि ये मोटी सी लड़की तुम्हारे साथ कौन है। ये फोटो देखकर तो जियांग हाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि शायद सुमे अभी भी जिंदा है, जरूर ये सब वही कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग हाओ अपने घर आ जाता है और चुवैन तो यहाँ पर गजबी हंगामा मचा कर रखी हुई होती है। लेकिन आज फाइनली जियांग हाओ कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ और अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही अब तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं और मिसेस चांग सीरियसली रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों जल्दी शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। ये सब कहकर वो उसे धमकी भी देता है कि कल तुम मुझे डिवोर्स दोगी और अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने सुमे के साथ क्या करा था। तभी मिस्टर जियांग हाओ बाहर आते हैं और मिस्टर चांग को देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक गई नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिसेस चांग कहती है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कि अंदर आपका लड़ाई हो रहा होगा। जियांग हाओ कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और ऐसा कहकर वो अपने फिंगर रिंग को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि कल के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब हम कल सुबह देखते हैं कि जियांग हाओ मिसेस चांग को प्रपोज करने के लिए लेकर आया हुआ होता है और रिंग देकर प्रपोज करता है कि आज और अभी हम शादी कर रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मिसेस चांग अपना असली रूप दिखाती हैं और वो इस रिंग को यहाँ से फेंक देती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती, सपनों में भी नहीं। और आज वो उसे बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि वही तुम्हारी मर चुकी हुई बीवी हूँ। ये सुनकर जियांग हाओ की हालत खराब हो जाती है, कुछ मिनट के लिए तो उसे बिलीव ही नहीं होता। वो फाइनली सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर मिसेस चांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ।
ऐसा सुनते ही जियांग हाओ परेशान होकर कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी प्लेयर निकली, तुमने पहले मुझे प्यार में फंसाया। लेकिन ये सुनते ही मिसेस चोंग थप्पड़ पर थप्पड़ मारती हैं और वो इसे कुछ बोलने ही नहीं देती। जियांग हाओ कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी, और वो इसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन मिसेस चोंग कहते हैं कि आज से तुम्हारा बुरा दिन शुरू होता है, और ऐसा कहकर वो अपने ही हस्बैंड को उठाकर पटक देती है। दूसरी तरफ जुआन को जब पता चलता है कि जियांग हाओ ने उसे फिर से बिट्रे किया है और किसी और लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया है, इवन ये तक कह दिया है कि चुवैन तो एक मर्डरर है और मैं उसके साथ रह ही नहीं सकता। ये सब सुनकर चुवैन काफी रोती है और कहती है कि तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग हाओ चुवैन को मैसेज करने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि मिसेस चोंग ही सू में है। लेकिन यहाँ से चुवैन उसे ब्लॉक कर देती है और उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। चुवैन के सर पर खून सवार हो जाता है और कहती है कि मैंने बहुत ही मेहनत से ये पोजीशन हथियाया है, और आगे बढ़ने के लिए मुझे जियांग हाओ की जान लेनी पड़ेगी। इस धोखेबाज को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद हम जियांग हाओ का ब्यूरियल देखते हैं, यानी कि चुवैन ने जियांग हाओ की जान ले ली है। मिसेस चोंग यहाँ रेड कलर का ड्रेस पहनकर आती हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए उसको माँ को कहती हैं कि मेरी माँ तो इस सिचुएशन की वजह से पागल ही हो गई थी, लेकिन आपका बेटा ये सब डिजर्व करता था। उसके ब्यूरियल पर आकर मिसेस चोंग यहाँ उसकी ब्यूरियल का मजाक उड़ाती हैं और ऐसा करके वो यहाँ से चली जाती हैं। जियांग हाओ की मॉम तो मेंटल होने लग जाती हैं और ये लोग इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम मिसेस चोंग को देखते हैं जो कि अपने मॉम से कह रही होती है कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी और फिर मैं आपको घर लेकर चलूंगी। नेक्स्ट डे हम पार्टी वाले दिन देखते हैं जहां सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि चूमैन सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमन है। नौकर से लेकर वो चेयरमैन बनने तक का उसने बहुत हार्ड वर्क करा है। लेकिन एक लेडी कहती है कि काहे का हार्ड वर्क, सब कुछ तो उसके हस्बैंड का है, उसने सब कुछ हथियाया है। तभी हम यहाँ चुवैन को देखते हैं जो कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहनकर आकर अनाउंस करती है कि अब जबकि मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो ये सारी प्रॉपर्टी और ये कंपनी मुझे ही संभालना होगा। सभी लोग उसे कंग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि अब ये कंपनी की न्यू चेयरमैन है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस ड्रामा में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये चुवैन का भाई है। चुवैन जैसे ही इस शहर में आता है उसकी पहली नजर मिसेस चोंग पर पड़ती है और वो रियलाइज करता है कि ये औरत कितनी ज्यादा काइंड है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये फर्स्ट साइट वाले लव के चक्कर में पड़ जाता है। चुवैन के भाई को देखकर मिसेस चोंग की नेक्स्ट प्लानिंग होती है और वो कहती है कि चलो बहुत बढ़िया, अब तो इसका भाई भी आ गया है, मैं इसके भाई को भी इसके खिलाफ कर दूंगी और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुवैन का भाई काफी खुशी खुशी चुवैन से मिलने के लिए आता है। चुवैन के भाई का नाम है मिस्टर वे और वो काफी सालों बाद अब्रॉड से वापस सिर्फ अपनी सिस्टर के लिए आया है। चुवैन कहती है कि तुम कितने बड़े और हैंडसम हो गए हो, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, मैं तुम्हें ये ग्रुप की डॉटर से मिलाऊंगी, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन मिस्टर वे कहते हैं कि अभी अभी जियांग हाओ की मौत हुई है, हम लोग ये सब नहीं कर सकते, और वैसे भी जिस लड़की के बारे में आप कह रहे हो उसकी पर्सनालिटी काफी बोरिंग है। लेकिन चुवैन कहती है बोरिंग होने से क्या मतलब है, वो बहुत ही रिच है। लेकिन भाई कहता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे कोई अमीरी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक काइंड लड़की चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा शाय से ये मिलने के लिए आता है, लेकिन ग्रैंडमा जैसे ही चुवैन का नाम सुनती हैं तो वो यहाँ पर क्रेजी बिहेव करने लग जाती हैं और कहती हैं कि चुवैन बहुत बुरी है, तुम भी बुरे हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन तभी मिसेस चोंग यहाँ आती हैं और वो इन्हें शांत कराती हैं, जिसके बाद ये तीनों लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। हमें पता चलता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चुवैन से डरती हैं क्योंकि चुवैन ने इन्हें काफी ज्यादा मेंटली परेशान करा है। ये सब देखकर ब्रदर वे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी सिस्टर कितनी ज्यादा क्रूअल है। वेल तभी ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन उबर बुक ना होने की वजह से वे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी साइकिल से छोड़ दूं। वेल तभी बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और मिसेस चोंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिस वजह से मिस्टर वे कहते हैं अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अंदर आकर मैं तुम्हारे लिए पोर्च बनाऊंगा जो कि इस बरसात में काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर वे मिसेस चोंग के लिए पोर्च बनाते हैं। मिसेस वे यहाँ पर इसकी काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो और सुंदर होने के साथ साथ तुम बहुत ही काइंड हो। वेल तभी रात के वक्त मिसेस चंग सोने के लिए चली जाती हैं और फिर मिस्टर वे कमरे में आकर कम्बल ठीक करता है और यही बैठे बैठे वो मिसेस चोंग को देखते हुए सोने लग जाता है। लेकिन तभी मिसेस चोंग उठ जाती हैं।
मिसेस चंग को उड़ा हुआ देखकर मिस्टर वे कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ और यहीं बैठे बैठे मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। तभी यहाँ पर कॉल आता है। सिस्टर कॉल करके कहती है कि कल तुम्हें एक बहुत ही रिच लड़की से मैं मिलाने वाली हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसे पसंद कर लो। ऐसा देखकर बेचारा मुंह बना लेता है। मिसेस चोंग से कहता है कि मेरी सिस्टर मुझे फोर्सफुली ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। यहाँ मिसेस चोंग इसे समझाती हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर बड़ी है और वो तुम्हें कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और तो और उसे समझाना पड़ेगा कि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और अगर तुम्हें ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है तो साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते। लेकिन फिर ये बंदा कहता है कि मेरी सिस्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कैसे भी करके मिसेस चोंग इसे कन्विंस कर लेती हैं अपनी सिस्टर से लड़ाई करने के लिए। और मन ही मन में मिसेस चोंग कह रही हैं कि चू वैन, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज तुम्हारी ब्रदर को मैं तुम्हारे ही खिलाफ कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के साथ आया हुआ होता है और वो लड़की भी यही होती है जिसके साथ डेट पर जाना होता है। लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही अनरीजनेबल बिहेव करता है और कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं है। बेचारी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि अगर अभी आप बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो हम फिर कभी मिलेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मिसेस चोंग आ जाती हैं। ये लड़की सवाल करती है तुम कौन हो, तो ये कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसा देखते ही चुएन खड़ी हो जाती है और कहती है कि अभी तुम्हारी कौन सी प्लानिंग है और तुम यहाँ क्या करने आई हो। चुएन कहती है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पहले तुमने मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ किया और अब तुम मेरे भाई की नंबर लगा रही हो। लेकिन फिर मिसेस चोंग कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, इसके साथ मुझे फर्स्ट साइट वाला लव हो गया है। यहाँ जो चुएन होती है मिसेस चोंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वे उसकी साइड देते हैं और कहते हैं कि मैं सच में मिसेस चोंग से प्यार करता हूँ और मिसेस चोंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सब देखकर चुवैन को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि तुम हर प्लान में सक्सेस नहीं हो सकती और कैंडल से वो उसका फेस जला देती है। मिस्टर वे अपनी सिस्टर का ऐसा रूप देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सिस्टर ऐसा कुछ कर सकती है। एंड देन वो मिसेस चोंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वे और मिसेस चोंग दोनों लोग आते हैं मिसेस चोंग की मॉम से मिलने के लिए। मिसेस चोंग की जो मॉम होती हैं उनकी मेंटल कंडीशन अभी भी पहले जैसी है और वो अभी भी अपनी बेटी जिस बच्चे से प्रेग्नेंट थी उस बच्चे की तस्वीर बनाकर कहती हैं कि यही मेरी फैमिली है। वेल तभी मिसेस चोंग ये कहानी सुनाना शुरू करती हैं और कहती हैं कि बहुत साल पहले एक भिखारन आई थी मेरे दरवाजे के सामने और वो मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं उसे रहने के लिए छत दे दूं और बदले में वो मेरा सारा काम करेगी। तो फिर मैंने उसे पर्सनल मेड का जॉब दे दिया, लेकिन धीरे धीरे करके उसने मेरी जगह लेना शुरू कर दी। उसने चीट करा, मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ करा और तो और मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरी जान लेने की कोशिश की। मिस्टर वे को समझ में आ जाता है कि मिसेस चोंग जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की सिस्टर है। मेरी खुद की सिस्टर ने इनकी लाइफ बर्बाद करी है। और ऐसा सुनते ही मिस्टर वे कहते हैं कि आपकी मदद करने के लिए मेरे को जो कुछ भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब यहाँ मिस्टर वे को ये पता चलता है कि मिसेस चोंग तो उसकी सिस्टर की जान लेना चाहती हैं, तो वो बेचारा हिचकिचा जाता है और वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो घुटनों पर बैठ जाता है, अपनी सिस्टर के लिए माफी मांगता है। लेकिन मिसेस चोंग यही कहती हैं कि माफी से कुछ नहीं होने वाला, अब सिर्फ मैं रिवेंज लूंगी और अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है और अगर नहीं देना चाहते हो तो मैं अकेली काफी हूँ। दूसरी तरफ हम चुएन को देखते हैं जिसे धीरे धीरे करके ये शक होने लग जाता है कि मिसेस चोंग ही सू में है। वेल तभी यहाँ पर चुएन का भाई आता है और सॉरी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। सिस्टर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ कर जाओगे और जब मन करेगा तब वापस आ जाओगे और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। सिस्टर अपने भाई को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं ही ट्रूली तुम्हारी केयर करती हूँ और बाकी सब लोग सिर्फ तुम्हारा यूज करेंगे और अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती करी तो मैं तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं देने वाली। लेकिन हम देखते हैं कि भाई तो यहाँ पर किसी और ही फिराक से आया हुआ होता है और वो अपनी सिस्टर के सीक्रेट रूम में जाता है क्योंकि मिसेस चोंग ने उसे कहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर के सीक्रेट रूम में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन जब ये एविडेंस निकालता है तो फिर इसकी सिस्टर कैमरा के थ्रू इसे ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर सिस्टर आती है। सिस्टर आकर इसे थप्पड़ लगाती है, लेकिन भाई काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि मैं आपका भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं, आप मुझे किसी दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हो। वेल सिस्टर अपने ब्रदर को बहुत सॉरी बोलती है जिसके बाद वो उसे अपने कंपनी का चेयरमैन बना देती है।
लेकिन कंपनी हाथ में आते ही ये तो पूरा का पूरा पार्टी ही बदल लेता है और सारा शेयर मिसेस चोंग के नाम पर कर देता है। ये देखकर बहन हैरान हो जाती है कि क्या मेरे भाई की मती मारी गई है। धीरे धीरे करके चुवैन की तो वाट लग जाती है और फिर उसे रिवील हो जाता है कि मिसेस चोंग ही सुमे है। वो सवाल करती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर मिसेस चोंग कहती है कि मुझे मेरा सब कुछ चाहिए, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी लाइफ और मेरी माँ। यहाँ पर चुवैन तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने ब्रदर को बुलाती है ये कहते हुए कि मिसेस चोंग अब इस दुनिया में नहीं रही और मैंने उसे दफना दिया है। बेचारा ये काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी सिस्टर से भीख मांगता है कि प्लीज मिसेस चोंग को बचा लीजिए। लेकिन फिर हम बाद में देखते हैं कि मिस्टर वी को पता चलता है कि वो गाड़ी में है और वो काफी अजीब कंडीशन में है। सभी लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा मारा है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस चोंग हॉस्पिटल में होती हैं और मिस्टर वे उन्हें सॉरी बोल रहे होते हैं। जब ये ठीक हो जाती है तो प्रॉमिस करती है कि अब जल्द से जल्द इसका गेम खत्म करना होगा और नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि चुवैन और मिसेस चोंग में लड़ाई होती है। चूहे जो होती है मिसेस चोंग की मॉम को ले आती है और कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारी मॉम है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ ये ऑलमोस्ट मिसेस चोंग की मॉम की जान ही लेने वाली होती है कि तभी मिस्टर वे आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप इन लोगों को नहीं छोड़ती हैं तो फिर मैं अपनी जान ले लूंगा और फिर जिंदगी भर आप लेते रहिएगा अपना रिवेंज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वे अपनी बहन चूवे के क्राइम का प्रूफ पुलिस को दे देता है। वो बता देता है कैसे उसने सुमे को पॉइजन दिया, उसका बच्चा मारा और उसकी माँ को पागल किया। पुलिस चुयान को अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच सुमे की माँ को मेंटल हॉस्पिटल में थी। उनकी माँ की मौत हो जाती है। अपनी माँ को खोने का दुख सुमे को बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे आखिरी वक्त तक यही कहती है कि वो अपने दिल से नफरत निकाल दे और खुश रहे। चूहे जो अब तक सुमे से प्यार करने लगता है, उसे सब कुछ छोड़कर नई लाइफ शुरू करने के लिए कहता है। लेकिन सुमे कहती है कि अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि वो अभी अपने आप को ढूंढना चाहती है और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन स्टोरी की एंड होते होते फाइनली सुमे अपने आप को आजाद महसूस करती है और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।